तो इस तरह से ये सारा मामला आज बहुत भयानक स्तर पर पहुंच गया है। मैंने आज प्रोफेशनल एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में भी प्रोफेशनल एजुकेशन, ये भी ख्याल रखना, प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब है कि मेडिकल साइंस में जब एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर जब दवाखाना लगाता है तो वो ऐसे एक डॉक्टर 2 घंटे के लिए एक जगह बैठता है, फिर दूसरे 2 घंटे के लिए दूसरी जगह बैठता है, ऐसे 4-10 दुकान खड़े कर सकता है वो घंटे घंटे भर में। तो 1000, 2000, 5000 अगर उसने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया तो लाखों रुपए का डेली इनकम है। अगर वो हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, अगर एक दिन में 4-5 हार्ट के ऑपरेशन करता है तो 1-1.5 लाख रुपया हार्ट के ऑपरेशन में लेता है। अगर 5 ऑपरेशन किया तो 7.5 लाख रुपया एक डॉक्टर डेली कमाता है। इंडिया में, अमेरिका में और यूरोप में तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहां बना हुआ डॉक्टर वो अमेरिका यूरोप में भी जा सकता है, क्योंकि अभी ये आउटसोर्सिंग के और बहुत सारी बातें जो है वो खुल गई है। वो जैसे ही खुल गई उनको लगता है कि ये लोग डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, आईटी हो जाएंगे और ये सारा हो जाएंगे और विदेश में जाएंगे, इनको पैसा मिलेगा, ये पैसा वो विदेश से भारत भेजेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो आजादी की हवा लगेगी, आजादी की हवा लगेगी तो भारत में आजादी का आंदोलन शुरू करेंगे। खतरा है। उन्होंने सोचा 15 साल बाद का, 20 साल बाद का, 25 साल बाद का सोचा। हम क्या सोचते? तो हमारे लोग सोचते थे, मैंने जब 94 में शुरू किया, जब होगा तब देखा जाएगा। हमारे लोग कितने महान है जानते हो? क्या कहते थे वो? जब होगा तब देखा जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है। एक तो होने वाला नहीं है ऐसा, और अगर हुआ जब होगा तब देखेंगे। अब मैं पूछता हूं लोगों को, हाँ देखो देखो, तो क्या कहते हैं? नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को रोकना संभव नहीं है। मैं कहता हूं देखो, तो क्या कहते हैं? नहीं, रोकना संभव नहीं है। ये जो परिस्थिति हमारे लोगों ने निर्माण की, अनपढ़ और गवारों ने आप लोगों को अधिकार दिए। बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन में कौन थे? अनपढ़। ज्योतिराव फुले के आंदोलन में कौन थे? अनपढ़। अनपढ़ों के द्वारा आंदोलन चलाया, आपको पढ़े लिखे लोगों को अधिकार बहाल किया। पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ों ने अधिकार बहाल किए। तो पढ़े लिखे लोग कितने महान हैं कि जो अधिकार अनपढ़ों ने हासिल करके दिए, पढ़े लिखे लोग कोई नए अधिकार हासिल करने की बात तो दूर, जो अधिकार हासिल किए गए उसको बचाने के लिए भी हम लायक नहीं है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे पुरखों ने जो अधिकार हासिल किए उसको बचाने के लिए भी लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करके हम लोगों को अधिकार हासिल करवाया था, वो आजाद भारत में हमारे पास बुद्धि आई, पैसा आया, हुनर आया, और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसके बावजूद भी हम लोग किसी भी किस्म का कोई आंदोलन चलाने लायक नहीं है, और हमारे पुरखों का आंदोलन हमने समाप्त होने दिया और कोई नया आंदोलन खड़ा करने का काम हमने नहीं किया। यानी आंदोलन बचाने का भी काम नहीं किया, नया आंदोलन खड़ा करने का भी काम नहीं किया। तो आज के तारीख में हम किसी किस्म का कोई प्रतिकार करने लायक नहीं है। जब सवेरे अखबार में एक खबर आई कि आपके सारे प्रोफेशनल एजुकेशन के अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो हमारे लोग खबर पढ़ने के अलावा है कोई प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्योंकि प्रतिकार करने के लिए शक्ति चाहिए, प्रतिकार करने के लिए ताकत चाहिए। अभी जल्दी ही वाम सेव के द्वारा हम देशव्यापी ये भी मुद्दा बना करके धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हम जल्दी ही शुरू करेंगे। हमारे पास जितनी भी ताकत है हम करेंगे।
हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला है ये। क्योंकि गवर्नमेंट का तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और सारा मामला प्राइवेटाइज होने के बाद में प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। इसका मतलब मामला तो जीरो हो गया हमारा। सरकार प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देने की चर्चा चला रही है, और सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेटाइजेशन को हरी झंडी दे रहा है। एक साथ दो दो बातें हो रही है। केंद्र सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेटाइजेशन को हरी झंडी दे रहा है, और सरकार प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देने की चर्चा करवा रही है मीरा कुमार को सामने रख के। ये चर्चा भी काहे के लिए करवा रही है, इसके बारे में हमारा वो प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण का सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये जो साथियों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम मैं ऐसे मानता हूं कि 2020 तक 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। जिस दिन संविधान लागू हुआ, मैं मानता हूं ये रेवोल्यूशन है इंडिया में। 2000 साल में जिस मनुस्मृति नाम के संविधान ने हमको कोई अधिकार नहीं मान्य किए थे, वो सारे अधिकार 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुए। ये संविधान रेवोल्यूशन है। संविधान रेवोल्यूशन है, और ये संविधान लागू ना हो इसके पहले ही, 26 जनवरी के पहले ही लागू ना हो, इसको काउंटर रेवोल्यूशन शुरू हुआ। लागू ना हो, एक काउंटर रेवोल्यूशन चालू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर पहले से जानते थे संविधान रेवोल्यूशन है, तो इस देश में संविधान को प्रभावहीन बनाने वाला काउंटर रेवोल्यूशन, और उस काउंटर रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम प्राइवेटाइजेशन। और उस प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने टाइम लिमिट फिक्स किया, 2020 तक आपके सारे संवैधानिक अधिकार, संविधान बरकरार रहेगा, मगर सारे संवैधानिक अधिकार प्रभाव शून्य हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको उदाहरण थोड़ा सबूत के तौर पर बता देता हूं। दो बातें आपको बता देता हूं कि ये रिवोल्यूशन कैसे है, रिवोल्यूशन कैसे है उसका उदाहरण देता हूं। संविधान में चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट संविधान में सबसे बड़े राइट है। आप लोगों को आरक्षण का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार लगता है, आरक्षण का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा अधिकार संविधान में फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आरक्षण तो फंडामेंटल राइट के अधीन है। फंडामेंटल राइट के अधीन आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल 13, 12 से शुरू होता है, 13 नंबर में क्या लिखा है? आर्टिकल 13 में लिखा है ए, आर्टिकल 13 का ए में लिखा है कि संविधान लागू होने के पहले, मान लो 26 जनवरी को संविधान लागू हो रहा है, तो संविधान लागू होने के पहले इस देश में जो रूढ़ी परंपरा, विधि विधान, कानून का दर्जा जिसको प्राप्त है, ऐसे सारे विधि विधान जो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उसे 26 जनवरी 50 से, यानी संविधान लागू होने के समय से इसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है। एक लाइन है, 2000 साल का ब्राह्मणों का शास्त्र, 2000 साल के आपके विरोध में आदेश, 2000 साल के शास्त्रों के आदेश, 2000 साल की विधि विधान प्रथा परंपरा जिसको विधि की मान्यता है, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा। ये बाबा साहब अम्बेडकर देखो ड्राफ्ट कैसा तैयार करते हैं, यानी वो कोई मामला छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई विधि विधान शब्द में कवर नहीं हो रहा है तो आगे लिखा जिसको कानून का दर्जा मान्य है, आ गया सारा, सब कवर कर दिया। ये ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा
हुनर है, ये ड्राफ्टिंग करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये 26 जनवरी से नल एंड वाइड होगा 2000 साल का इतिहास ब्राह्मणों का, शास्त्र ब्राह्मणों के, एक लाइन में, एक लाइन जीरो जीरो कर दिया शास्त्रों को, एक लाइन में, है ना रिवोल्यूशन? एक लाइन में जीरो कर दिया। और क्या कहोगे? रिवोल्यूशन किसको कहोगे? इसके अलावा कोई रिवोल्यूशन है? ए आर्टिकल 13 में ए है, बी में क्या लिखा है कि ए में तो उन्होंने लिखा 2000 साल पहले का इतिहास, पुराण, स्मृति खत्म कर दिया, 2000 साल पहले का, यानी भूतकाल खत्म कर दिया। तो बाबा साहब ने सोचा साला ये तो भूतकाल खत्म हो गया, भविष्य काल में खतरा हो सकता है। बाबा साहब ने सोचा, क्या सोचा? भविष्य काल में खतरा हो सकता है, इसलिए लिखा भविष्य में कोई विधान मंडल जिसको विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है, उसको ऐसा कोई विधि विधान और कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जिससे फंडामेंटल राइट प्रभावहीन होते हैं। यानी भूतकाल को खत्म कर दिया। फिर दूसरा आर्टिकल लिखा कि भविष्य में भी कोई विधि विधान ऐसा कानून पास नहीं कर पाएगा। भविष्य को भी खत्म कर दिया, यानी भविष्य में भी आपके खिलाफ में ये है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि फंडामेंटल राइट तो 14 से शुरू होते हैं, फंडामेंटल राइट 14 से शुरू होते हैं। मैं 13 बता रहा हूं आपको, मैं आपको 13 नंबर बता रहा हूं, वो तो 14 से शुरू होते हैं। यानी 14 से फंडामेंटल राइट शुरू किया, मगर उसके पहले व्यवस्था कर दी कि ये एज इट इज रहना चाहिए और खत्म नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में खत्म नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद ये हो गया इतना, इसके बावजूद अगर सरकार ने किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, अगर किसी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी ने किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया, जैसे फंडामेंटल राइट, राइट टू लिव है, राइट टू लिव है, जीने का अधिकार है, किसी के बाप ने दिया? ये जीने का अधिकार किसी के बाप ने दिया हुआ है? इंदिरा गांधी ने जीने का अधिकार दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया? ये जीने का अधिकार तो उसके माँ बाप के घर में जो पैदा हुआ वो पैदाइशी जीने का अधिकार है। और जो आदमी पैदा हो जाता है उसको अपनी जान लेने का भी अधिकार नहीं है? वो पूछ लेना किसी वकील को, रणवीर भाई है क्या? नहीं है? चलो पूछ लेंगे उसको। जो पैदा हुआ उसको अपनी जान लेने का भी अधिकार नहीं है, तो दूसरों को उसकी जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी इंस्पेक्टर ने किसी नागरिक को अरेस्ट किया और कस्टडी में रखा, 24 घंटे के पहले, ज्यादा नहीं 24 घंटे के पहले उसको कोर्ट के सामने हाजिर करना होगा और कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को या जिले लेवल के जज को, पुलिस इंस्पेक्टर को अनुरोध करना होगा कि इस आदमी को मैं 48 घंटा और रखना चाहता हूं, मेहरबान जज साहब मुझे ऐसा करने की इजाजत दे। किसी नागरिक को 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि ऐसा करने से जीने का अधिकार प्रभावित होता है और किसी इंस्पेक्टर को किसी नागरिक के जीने के अधिकार में दखल देने का अधिकार नहीं है। इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया आर्टिकल 32 में, बाबा साहब अम्बेडकर ने खास तौर पर क्या अधिकार दिया कि कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकता है और किसी का अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपने फंडामेंटल राइट को फिर बहाल कर सकता है। और कोर्ट को अधिकार दिया, सुप्रीम कोर्ट, संविधान ने क्या अधिकार दिया? कोर्ट को एनफोर्स करने का अधिकार होगा, कोर्ट को एनफोर्स करने का अधिकार होगा। अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो प्रदेश का जो मुख्य सचिव होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, अगर किसी इंस्पेक्टर ने, अगर जज ने आदेश दिया कि उसको छोड़ दो, नहीं कस्टडी में रख सकते हो,
अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इंस्पेक्टर ने नहीं माना तो चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इश्यू हो जाएगा। इंस्पेक्टर को नहीं, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इश्यू हो जाएगा, उसको हाजिर होना होगा। और अगर वो हाजिर नहीं हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जेल में डाल देगी। एनफोर्स करने का अधिकार है। ये कार्यपालिका के विरोध में न्यायपालिका को संविधान ने अधिकार दिया कि नागरिक के कोई भी मूलभूत अधिकार नहीं छीन सकता, इवन न्यायपालिका भी। ये जो बात है ना, ये सारा मैं थोड़ा आपको समझ में आया, ये रिवॉल्यूशन है। जिस देश में आपको कुत्ते, बिल्ली और जानवर से ज्यादा कोई मानता नहीं था, उस देश में आपको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करके रखने के लिए भी किसी इंस्पेक्टर के पास कोई पावर नहीं है। ये जो रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन को प्रभावहीन और प्रभाव शून्य करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन से जो आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाकर के लड़ सकता है, अगर वो एजुकेशन लेने वाला वर्ग खत्म हो गया, नौकरी वाला वर्ग खत्म हो गया, आरक्षण लेने वाला वर्ग खत्म हो गया, एजुकेशन खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा खत्म हो गया तो संविधान में फंडामेंटल राइट रहेगा, मगर कोई कोर्ट में जाने लायक ही नहीं रहेगा। जब वो जाने लायक नहीं रहेगा तो संविधान में अधिकार तो लिखा रहेगा, मगर हम उसको लेने लायक नहीं रहेंगे। जब हम लेने लायक नहीं रहेंगे तो संविधान का अधिकार बरकरार रहने के बाद भी हमारा अधिकार प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो भारत सरकार अमेरिका और यूरोप के लोगों को कहेंगे, देखो भाई, हमने संविधान में ये दिया ना उनको अधिकार, दिया कि नहीं है? हमने दिया हुआ अधिकार है, अब हमने रोका किसी को? अब राइट टू लिव, जीने का अधिकार है। 30 करोड़ लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उसके पास कोई आदमी जाए और कहे, अरे भाई तू भूखमरी से क्यों मर रहे हो? ये तो संविधान में राइट टू लिव, जीने का फंडामेंटल राइट है, तुम क्यों मर रहे हो? अगर कोई उसको जाकर के कहे, कोई मीनिंग है? वो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में अधिकार तो छे, मगर मेरे पास दमड़ी नहीं है। हाई कोर्ट में एक वकील खड़ा हो जाएगा, साला खड़ा होने का 1 लाख रुपए लेता है, खड़ा होने का, बहस बाद में करेगा। तो अधिकार तो है, मगर वो लेने लायक जो लोग, अभी आप लेने लायक हो, अगर ये लेने लायक लोग खत्म हो जाएंगे, ये खत्म प्राइवेटाइजेशन से हो जाएंगे, संविधान में आपके अधिकार बरकरार रहेंगे, मगर आपका अधिकार प्रभाव शून्य हो जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन काउंटर रेवोल्यूशन है। ये काउंटर रेवोल्यूशन साथियों बहुत भयानक है। ये जानवर बनाने का कार्यक्रम है। तो इतना भयानक कार्यक्रम हमारे देश में हमारे दुश्मनों द्वारा चल रहा है। और ये बात मैं 94 से बोल रहा हूं, मेरे पास में कैसेट रिकॉर्डिंग है, 94 से बोल रहा हूं। अभी 2005 चल रहे, 2005 में हमने एक गुजराती में एक खाजगीकरण वाला किताब मैंने लिखा, हिंदी में लिखा, बॉम्बे में 6 घंटा इस विषय पर बोला। और 6 घंटे का विषय किताब लिख के तैयार किया, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए समय नहीं है, बोलने के लिए समय है, मैं बोल देता हूं। लिखने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो वो ये 6 घंटा बोला तो 64 पेज की किताब हो गई। तो अभी मैं ऐसा सोचता हूं कि साल में 2-4 बार 6-6 घंटा बोलूं, तो 2-4 किताबें 64 की किताबें होती जाएगी और हमारे लोगों को जानकारी मिलती जाएगी। करंट अफेयर्स के बारे में हम लोगों को जानकारी की जरूरत है। इसलिए साथियों,
ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है काउंटर रेवोल्यूशन का बहुत भयानक कार्यक्रम है। एक काउंटर रिवॉल्यूशन उस समय हुई थी, बुद्धा ने जो क्रांति की थी उस क्रांति को खत्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण ने बृहदत्त जो मौर्य का आखिरी सम्राट था उसकी हत्या करने के बाद ईसा पूर्व दूसरी शतक में मनुस्मृति लिखी गई। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करने के बाद मनुस्मृति लिखी, रामायण लिखा, महाभारत लिखा, गीता लिखी, गीता लिखकर महाभारत के साथ जोड़ दिया गया। इतिहास पढ़ो, आप लोगों को सारी बातें पता चलेगी। काउंटर रिवॉल्यूशन के बाद में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ, क्रमिक असमानता को बड़े पैमाने पर लागू कर दिया गया। काउंटर रिवॉल्यूशन के बाद में शूद्रों के दो हिस्से बनाए गए, एक को अछूत घोषित कर दिया गया और एक को जो मनुस्मृति ने आदेश निकाले, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं होगा, तो संपत्ति से बेदखल करने के बाद हमारे लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो गए और जंगलों में जाकर जंगली कंद और मूल खा करके जीने के लिए मजबूर हो गए। ये जो वर्तमान आदिवासी जो लोग हैं, ये कौन है? ये लड़ाई लड़ते लड़ते जो परास्त हो गए वो जंगल में गए। मैं आपको एक सबूत बताता हूं। मैं झारखंड में गया तो एक आदिवासी कार्यकर्ता आया और कहा, मेश्राम जी हुल जोहार। मैंने कहा यार हमारे महाराष्ट्र में जोहार तो चलता है मगर हुल क्या है? तो उसने कहा हमारे आदिवासी भाषा में हुल का मतलब होता है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जोहार। मैंने कहा यार हमारे महाराष्ट्र में जोहार तो जो अछूत लोग हैं वो अछूत लोग जोहार करते हैं। आपके गुजरात में भी परमार साहब शायद जानते होंगे कि गुजरात में जो अछूत लोग हैं वो जोहार करते थे। तो जोहार का मतलब है जो हारा हुआ है, जोहार। मैंने कहा ये तो हारे हुए लोग अभिवादन के तौर पर जोहार करते थे। तो झारखंड के आदिवासी जोहार कहते हैं और महाराष्ट्र के जो शेड्यूल कास्ट अछूत है वो जोहार कहते हैं। एक कॉमननेस आया कहां से भाई? फिर मैंने झारखंड में छोड़ा भूगोल की जानकारी की तो झारखंड में छोटा नागपुर है। तो मैंने जानकारी की ये छोटा नागपुर में कौन रहते हैं? तो हमारे आदिवासी कार्यकर्ताओं ने बताया ये नाग ट्राइब रहते हैं। नाग ट्राइब ट्राइब का जैसे आपके यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा जो ट्राइब है वो गोंड है, भील है, मुंडा है कई किस्म के। तो उसी तरह से नाग ट्राइब, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि नागों और आर्यों का बहुत युद्ध हुआ भारत में। अभी एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, उसने 600 पेज की किताब लिखी, नागाज द एंशिएंट रूलर्स ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने पुरातत्व के सबूतों के आधार पर प्रमाणित किया, जिसको दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता। उसने पुरातत्व के सबूत पेश किया। जैसे रामायण में राम है मगर राम का पुरातत्व में आज तक कोई सबूत नहीं है। इसलिए दुनिया में कोई भी आदमी राम पैदा हुआ इसको मानने के लिए राजी नहीं है। अयोध्या में खोदा, खोदने के बाद भी सबूत नहीं मिला कि राम यहां पैदा हुए। राम राजा थे, राजा का मतलब सरकार चलाते थे। सरकार चलाने के लिए चलन चाहिए, चलन, सरकार चलाने के लिए चलन चाहिए। तो राम जब राजा थे उस समय चलन कौन सा चलता था? आज तक कोई चलन उपलब्ध नहीं हुआ
अरे सरकार चलाते थे तो सरकार चलाने के लिए सैलरी देना पड़ता है, सैलरी देने के लिए चलन चाहिए, चलन के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो पैसा राम का कॉइन क्या था, आज तक कोई सबूत नहीं है। मगर नागवंशी लोग जो है, जो छोटा नागपुर में ट्राइब है, आज भी ट्राइब है, उस जिले का नाम है छोटा नागपुर। वो सारे के सारे छोटा नागपुर में जो ट्राइब है वो नाग ट्राइब है। और महाराष्ट्र में जो महार है, ये परमार साहब जानते हैं, ये महार है। तो ये सारा सबूत मिल गया, आर्कियोलॉजिकल सबूत मिल गया, पत्थरों पर लिखा हुआ है, पत्थरों पर लिखा हुआ है कि ये महारों को आर्यों ने गाली दी, महारी। आर्यों ने नाग लोगों को गाली दी, महारी। महारी का मतलब है महादुश्मन। महारी शब्द का अपभ्रंश हो गया महार, महारी, महार। ये प्रमाणित कर दिया हिस्टोरियंस लोगों ने आर्कियोलॉजी के आधार पर। तो जब मैंने छोटा नागपुर में गया तो मैंने ये कहा, जब झारखंड में छोटा नागपुर है, अरे छोटा तो तब होगा जब बड़ा होगा ना भाई। बड़ा नागपुर होगा तब ना छोटा नागपुर होगा। जब बड़ा नागपुर होगा ही नहीं तो छोटा नागपुर कहां से होगा। ये भाषा शास्त्र में, फोनेटिक्स में, ये लिंग्विस्टिक्स सबूत है। छोटा नागपुर, जिन्होंने छोटा नागपुर नाम रखा वो जानते थे कि हमारे बड़े भैया उधर है, हमारे बड़े भैया नागपुर में रहते हैं, वो नागपुर महाराष्ट्र का वो बड़ा नागपुर है। सबूत के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इधर राजस्थान गया, राजस्थान में कोली शेड्यूल कास्ट है। अब मैं गुजरात में हूं, गुजरात में कोली कौन है? यानी राजस्थान का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का कोली शेड्यूल कास्ट है और गुजरात का कोली अदर बैकवर्ड कास्ट है। और महाराष्ट्र में जो महादेव कोली है वो ट्राइब है। और छोटा नागपुर का जो आदिवासी है नाग, वो आदिवासी है। और वही नाग महाराष्ट्र में अछूत है। सारे एक ही लोग हैं भाई, सारे के सारे। इतिहास, हमको अपना इतिहास लिखना होगा, किसी का लिखा हुआ इतिहास नहीं पढ़ना है हमको। अपना इतिहास हम लिखेंगे, अपना इतिहास। और किसी का इतिहास बिल्कुल नहीं मानने वाले। अभी हम लोग बामसेब के द्वारा एक इतिहास विभाग खोल रहे। बामसेब का एक इतिहास विभाग होगा, उसमें देश के कुछ नामचीन हिस्टोरियंस जो है वो उसमें हम रखेंगे। लिखो, अपना इतिहास लिखो। दूसरे का फॉलो करने का, बिल्कुल नहीं करने का, बिल्कुल नहीं मानने का। सही है तो भी नहीं मानने का। ये एक ख्याल रखा। अमेरिका का एक उदाहरण इस रेफरेंस में आपको बताता हूं। अमेरिका में जो अंग्रेज लोग हैं, कहां से गए? इंग्लैंड से अमेरिका गए, इंग्लैंड से, यूके से अमेरिका गए। यूके के ही अंग्रेज अमेरिका गए और वहां उन्होंने सेटलमेंट बनाई, वहां के मूल निवासियों को मार डाला। मारने के बाद में वो वहां के निवासी हो गए, वहां उनके बच्चे पैदा हो गए। यूके के गए हुए अंग्रेज वहां उसके बच्चा पैदा हो गए। जो बच्चे पैदा हो गए उन्होंने क्या कहा है, अंग्रेजों के हम गुलाम नहीं रहेंगे। साले अंग्रेज उधर गए और उनके बेटा बेटी नाता पोती क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे। अमेरिका के अंग्रेजों ने आजादी का आंदोलन शुरू किया यूके के खिलाफ में और आजादी हासिल की अमेरिका के लोगों ने। इतिहास पुराना नहीं है, ये मामला ज्यादा पुराना नहीं है। मैं ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, तो वो जब आजाद हो गए, अमेरिका के लोग जब आजाद हो गए, तो देखो कैसा सोच कैसे बनता है। तो एक इंजीनियर ने कहा कि ये यूके में लाइट ऑन करने का बटन कैसे बनता है। तो उन्होंने कहा नीचे दबाने से बटन ऑन होता है और लाइट जलता है। अच्छा, नीचे दबाने से ऑन होता है।
तो हमारा ऑफ हो जाएगा, हमारा ऑन नहीं होगा। मैं आपको खास बात बता रहा हूं, ये छोटी दिखने वाली बात नहीं है। जो मानसिक रूप से आजाद होता है बोलता है साला हम फॉलो नहीं करें, सिंपली फॉलो नहीं करेंगे। तो नीचे बटन दबाने से अमेरिका में ऑफ होता है, ऑन नहीं होता। उनका क्यों? क्योंकि वो यूके में नीचे दबाने से ऑन होता है, इसलिए अमेरिका में ऊपर दबाने से ऑन होगा। नहीं मानेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं उनका बराबर है, बराबर है। वो नीचे दबाने से भी लाइट जलता है, नीचे दबाने से भी लाइट जलता है, नहीं मानेंगे। नीचे दबाने से लाइट जलता है, लाइट जलना इंपॉर्टेंट है। उसने कहा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसका बटन नीचे दबाने से लाइट जलता है, हमारा ऊपर दबाने से लाइट जलेगा। जलाकर दिखाया। आप अगर अमेरिका में जाओगे और बटन नीचे दबाओगे वो ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं होता है। परमार साहब को जानकारी है इसलिए वो हंस रहे हो। तो उधर जाने के बाद मुझे समझ में आया साला ये जो आजादी है, इसलिए कह रहा हूं उन्होंने अगर हमारा सही भी लिखा नहीं मानेंगे, हम लिखेंगे, हमारा अपना होगा, क्योंकि अपना सत्व दिखाना होगा। जो विजयी होते हैं वो अपना इतिहास लिखते हैं, वो अपना इतिहास भी लिखते हैं, वो पराजितों का भी इतिहास होते वही लिखते हैं। वो विजयी लोगों का भी इतिहास लिखते हैं, पराजितों का भी इतिहास लिखते हैं। वो हमको मंजूर नहीं है। ठीक है समय लगेगा, कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे। तो इसलिए साथियों ये इसका संबंध आजादी के साथ में, मेंटल आजादी के साथ है। ये उदाहरण मैं आपको इतिहास के इसलिए दिया क्योंकि ये सारे मूल निवासी लोग हैं और ये मूल निवासियों के सारे अधिकार जब प्रतिक्रांति के बाद में जाति व्यवस्था टुकड़े बनाने के लिए, ताकि प्रतिकार खत्म हो जाए, अस्पृश्यता शुरू हो गई, क्रमिक असमानता शुरू हो गई, ये प्रतिक्रांति का परिणाम था। ये जो प्रतिक्रांति का परिणाम था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर प्रतिक्रांति का परिणाम समाप्त किया। ये रेवोल्यूशन था। ये जो रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन को प्राइवेटाइजेशन के द्वारा फिर खत्म करके काउंटर रेवोल्यूशन लाने का अभियान चलाया जा रहा है। और अगर ये अभियान चलाया जा रहा है तो आपको इसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा होना होगा। और ये खड़ा होने का कार्यक्रम सिंपली गुजरात के आधार पर नहीं होगा, केवल गुजरात में रह गया। तो ये केवल गुजरात के आधार पर ये लड़ाई हम लोग नहीं जीत सकते। ये लड़ाई राष्ट्रव्यापी करोगे तो जीत सकते हो। और राष्ट्रव्यापी करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश महाराष्ट्र के बाद जल्दी गुजरात में पहुंच गया तो गुजरात के लोगों की जिम्मेवारी है। इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की जिम्मेवारी, जिसके पास भी संदेश पहले पहुंच गया उसकी जिम्मेवारी दूसरे आदमी के पास पहुंचाने की। जिसके पास नहीं पहुंचा, जिसके पास पहुंचा उसकी जिम्मेवारी, जिसके पास नहीं पहुंचा उसके पास पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने, शाहू महाराज ने महाराष्ट्र में ये मामला पहुंचाकर गुजरात के लोगों को पहुंचाया, गुजरात के लोगों की जिम्मेवारी। इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाए बगैर हमारा मामला शुरू होना, हमारा जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रारंभ ही होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारे देश में। इस देश में शासक सुनते नहीं है, इस देश में कार्यपालिका सुनती नहीं है। तो संविधान में व्यवस्था है न्यायपालिका सुनेगी, न्यायपालिका ने डंडा बता दिया है, न्यायपालिका भी आपकी सुनने वाली नहीं है। और इस देश में जो अखबार है वो अखबार आपकी एक लाइन की भी खबर छापने वाले नहीं है। इसलिए आपको इसके विरोध में तैयार होना होगा और अपने लोगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। जब आप राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करोगे तब जाकर के आप प्रतिकार करने लायक हो जाओगे।
और आपकी बात उनको सुनना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा काम आपको करना होगा। तो गुजरात के लोगों को मैं सबसे ज़्यादा इस बात की अपील करता हूँ कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए गुजरात के लोगों को अपना बेल्ट जो है वो टाइट करना होगा। बेल्ट टाइट करने का मतलब समझते हो कि थोड़ा सा बेल्ट टाइट करोगे और 4 रोटी के बजाय 3 रोटी खाओगे तो बेल्ट टाइट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, तो जो बचत होगी उससे देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि कोई दुनिया में कोई भी समस्या कुर्बानी के बगैर हल हुई हो, ऐसा कोई उदाहरण तो मुझे दिखाई देता नहीं है। कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है। घर बनाओ तो फाउंडेशन में पत्थर को नहीं रखोगे, फाउंडेशन में पत्थर को नहीं रखोगे तो भी दीवार नहीं बनती। तो कुछ पत्थरों को फाउंडेशन में अपने आप को गाड़ना पड़ता है, तब दीवार बनती है। दीवार बनने के बाद छत बनती है, छत बनने के बाद में उसके बाद में घर बनता है। मगर दीवार तो पत्थर फाउंडेशन में डाले बगैर नहीं बनती है। वो पत्थर जो फाउंडेशन में अपने को गाड़ता है वो कुर्बानी दे रहा है। क्योंकि हर पत्थर को ये आकांक्षा होती है कि उसको सबसे ऊपर लगाया जाए, ताकि दुनिया वालों को मुझे दिखना चाहिए कि भाई मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, मेरे तरफ थोड़ा सा लोगों का फलाने आदमी का ढिकाने आदमी की नजर पड़नी चाहिए। और जमीन के अंदर रहूंगा तो नजर किसकी पड़ेगी? किसी न किसी को जमीन के अंदर गाड़ना होगा। कुर्बानी के बगैर कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो थोड़ी कुर्बानी दे देकर, थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देकर ही हम ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीय भावना कि हमारा गुजराती का चलना चाहिए, दूसरे का चले या ना चले, ये कहाँ तक चलता है मालूम है? फिर हमारे परिवार का चलना चाहिए। बाजू वाले का चलता है तो नहीं चलता है तो ठीक है, मेरा चलना चाहिए। ये क्षेत्रीय भावना कहाँ तक आ जाती है? फिर वो हमारी जाति का चलता है तो ठीक है, फिर जाति में मेरा चलता है, मेरे दूसरे जाति का नहीं चलता है, चलो ठीक है। ये भावना बहुत घटिया लेवल तक गिर जाती है। इसलिए अगर हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठना होगा। इससे राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होगा। ये करने के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।